हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारियों में लगे होंगे और आज से लेकर के कुल मिलाकर के 60 दिन और आपके पास बचे हुए हैं। बिहार बीपीएससी जो पीटी एग्जामिनेशन है 17 का, उसके लिए महज और 60 दिन बाकी है। इस 60 दिनों में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और किस प्रकार के प्रश्नों को आपको देखते रहना चाहिए, मोटा मोटी एक आंकड़ा आप जरूर लेकर चले जाएंगे। जब प्रश्नों को आप यहाँ पर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आखिर बीपीएससी निकालना क्यों इतना टफ होता है। इसके लिए आपको डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है, जो कि इन प्रश्नों के लेवल को देखने के बाद और इस शीट को एक्सप्लेन करने के बाद आप भी जो है रूबरू हो पाएंगे। आइए शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, लेकिन दोस्तों इसमें दोनों में अलगाव होती है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कुछ नियम अलग होते हैं और उपराष्ट्रपति के लिए कुछ ना कुछ जो होती है बदलाव होती है। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कौन कौन से निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, उसके बाद है विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। तो ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अगर राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों अगर सम्मिलित हो जाएं तो इससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन अगर हम कहें राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को अगर शामिल कर दें तो इससे जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऐसे में यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है दोस्तों कि राज्यसभा और लोकसभा में उपस्थित रहने वाले, चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत किए गए हों, सभी सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो कुट का प्रयोग करके आपको सही आंसर चुनने की आवश्यकता थी। तो ऑप्शंस आपके सामने जैसा कि दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 पर मैंने क्लिक किया था। उम्मीद कीजिए यह एक पढ़ाने वाली वीडियो है, इससे आप एक आंकड़ा मिलाइएगा और आप हमारे बताने से पहले अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आइए अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो होता है हमारे देश में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति के पद को धारण करता है, लेकिन राष्ट्रपति हर तरह से सुरक्षित है और भारत में ही है। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है कार्य करता है और उसी के लिए उसे वेतन दिए जाते हैं। सबसे पहले बात है कि उपराष्ट्रपति जो भारत के हैं उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है। यह प्रश्न पूछ देता है कि उपराष्ट्रपति भारत के जो हैं उसका प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से भारत के उपराष्ट्रपति का जो है प्रावधान किया गया है। अब रहेगी बात कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान हमारे संविधान में कितने नंबर एक अनुच्छेद में है। तो एक्ट नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में व्याख्या किया गया है। वहीं पर बात करेंगे कि इसका जो निर्वाचन होगा उपराष्ट्रपति का, तो निर्वाचन से संबंधित बातें जो है 66 में की गई है। वहीं पर इसमें प्रावधान किया गया उसके सीट का 63 में, और कार्यकाल जो होगा उपराष्ट्रपति का वह कितने समय का होगा, किस प्रकार से होगा, यह संविधान के एक्ट नंबर 67 में बात की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहले बात बिंदु पता चल गया होगा कि उपराष्ट्रपति जो भारत का होगा उसका पद कहां से सृजित किया गया, अमेरिका से। यह हमारे संविधान में कहां पर है, तो 63 में। निर्वाचन से संबंधित बातें कहां है, 66 में, और उसके बाद उसके जो कार्यकाल हैं 67 में उपस्थित है। अब रहेगी बात कि राज्य जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रावधान ये है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 35 साल होनी चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की क्षमता रखता हो। ठीक है, ऐसे में वह जाकर के उपराष्ट्रपति भारत का बन सकता है। अब रहेगी बात कि प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे। तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन कभी कभी उनका काल भी पूछ दिया जाता है। ऐसे में याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का काल जो था 1952 से लेकर के 1962 तक दिखाई देता है। ऐसे में देखने से आपको पता चलता है कि यह 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो कभी पूछ दिया जाएगा कि 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन है। प्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अभी वर्तमान में जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं, और उनका नंबर कितने स्थान पर आता है, तो वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और उसके पहले 15वें राष्ट्रपति जो है हमारे देश की महामहिम
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, तो 15वां और 14वें पर ये हैं। रहेगी बात कि राज्यसभा जो सदस्य हैं, राज्यसभा में सभापति का काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। और अभी वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति को कहाँ से वेतन दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से। याद रखेंगे, भारत की संचित निधि से राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को जो है वेतन दिया जाता है। और संचित निधि से पैसे निकाले जाएंगे, इसके प्रावधान या उसमें से धन निकाले जाएंगे, इसके प्रावधान कौन करता है या इसमें कौन इसकी देखरेख करता है? तो भारत की जो संसद है उससे। अंतिम क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से संबंधित ये है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो वैसे में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर काम करेगा और उसको वही वेतन दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति को दिए जाते थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को भारत में जो भारतीय संविधान के द्वारा उसको अपनाया गया या स्वीकार किया गया, वह डेट था 22 जुलाई 1947। याद रखिएगा। जहां भी हमको लगेगा कि ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है तो प्लीज़ हम समझाने की अवश्य कोशिश करेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? याद रखेंगे दोस्तों, जो सरकारी सूचियां होती हैं उनको उनके अधिकारों के हिसाब से 3 रूपों में बांटा गया है। एक होता है पहला नंबर संघ सूची, और दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरे नंबर होती है जो दोनों का अधिकार जिस पर होता है उसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। तीनों ऑप्शन है, लेकिन एक और सूची होती है जिसको हम लोग आवेष्टित सूची कहते हैं या अविष्ट सूची कहते हैं। दोस्तों, जिस पर राज्य का अधिकार हो, राज्य कानून बना सकती हो, उसको हम लोग राज्य सूची के अंतर्गत रखेंगे। जिसमें केंद्र बनाए उसको केंद्र सूची, जिसमें दोनों बनाए उसको समवर्ती सूची। लेकिन जिसमें राज्य और केंद्र दोनों में ना आता हो और समवर्ती सूची दोनों में नहीं आता हो तो ऐसे सूची को हम लोग अविष्ट सूची कहते हैं। और उस पर जो है ना नियम बनाने का, उसमें बदलाव करने की जो अधिकार होती है, ज़्यादा वरीयता जिसमें होती है, वह केंद्र सरकार की होती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? याद रखेंगे, कृषि राज्य सूची का विषय है, वन भी राज्य सूची का विषय है, समाचार पत्र और शिक्षा के बारे में क्या प्रावधान है? दोस्तों, शिक्षा कुछ दिन पहले जो था ना वो राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन बाद में चल करके इस पर केंद्र और राज्य दोनों संभालने लगे। ऐसे में करके यानी कि शिक्षा और समाचार पत्र तो है ही, समाचार पत्र और शिक्षा ये दोनों के दोनों जो है राज्य सूची का विषय नहीं है, ये दोनों के दोनों समवर्ती सूची का अपनी स्थान रखती है। याद रखेंगे, समवर्ती यानी कि 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न था कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आज के लिए है, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है? याद रखेंगे, जब लिटमस विलियन न तो अम्लीय होगा न ही वो क्षारीय होगा तब उसका रंग कैसा होगा? ये प्रश्न आपके सामने है। बखूबी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, आप बहुत सारे लोग होंगे जो इसको सफेद आंसर कर रहे होंगे, जो कि नहीं है। याद रखिएगा, ये गलत आंसर है। प्रश्न है कि लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होती है तब उसका रंग कैसा होता है? बैगनी आंसर इसका कीजिएगा, न कि आप सफेद कर दीजिएगा। लीजिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न देख लीजिएगा। योगाचार दर्शन किस धर्म से संबंधित है? याद रखेंगे, योगाचार दर्शन जो है वह किस धर्म से संबंधित है? वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित रहने वाला जो दर्शन है उसका नाम है योगाचार। आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ और उसके बाद वो बिहार के जो एक स्थान था वहाँ पर उन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति पाई थी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको ज़रूर बता दीजिएगा। और उसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई, आप जो है ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। आगे है 6ठा नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देख लीजिएगा, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आज से लगातार 60 दिन कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन डेली वाई आपको मिल जाएंगे 8 बजे, और ऐसा ही वीडियो होगा। प्रश्न कहता है कि भूटान के साथ भारत के कुल कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? अपने आप में एक जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भूटान के साथ भारत के कुल कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? आंसर दिया गया है कि केवल 2, केवल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है।
तो उम्मीद कीजिएगा दोस्तों कि भूटान के साथ भारत के जो राज्य हैं वो कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो याद रखिएगा कुल मिलाकर के सीमा साझा जो है भूटान के साथ भारत के जो होते हैं वो 4 राज्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि वे कौन कौन से राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं और उसके बाद इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले जो राज्य है जो आपके भूटान के साथ सीमा साझा करेगा वो असम है। याद रखेंगे असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और उसके बाद सिक्किम, यानी कि कुल मिलाकर के 4 राज्य जो भूटान के साथ अपने सीमा साझा करते हैं। उसमें पहला असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल और उसके बाद सिक्किम आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लेकिन उससे उन सब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। भूटान के साथ भारत कितना किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है? तो याद रखेंगे 699 किलोमीटर जो है भूटान के साथ भारत की सीमा साझा होती है। अगर भूटान की राष्ट्रीय खेल पूछे तो भूटान की राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। पशु वहाँ का टाकिन है। याद रखेंगे टॉकिन नामक एक पशु है जो देखने में भैंस इत्यादि के रूप का होता है, उसी को वहाँ की राष्ट्रीय पशु के नाम से जानते हैं। भूटान अपना राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? तो भूटान अपना राष्ट्रीय दिवस याद रखिएगा 19 दिसंबर को मनाता है। याद रखेंगे भूटान अपना राष्ट्रीय दिवस कब मनाएगा? 19 दिसंबर को। जैसा नेपाल आप जानते हैं ना कि नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ, वैसा ही भूटान के साथ था, लेकिन कुछ समय तक तिब्बत के लोगों के द्वारा या तिब्बत शासन के द्वारा उस पर कुछ अधिकार किया गया है, इसीलिए 19 दिसंबर 1907 को अपने आप को वो आज़ाद मानता है। तो याद रखेंगे भूटान की आज़ादी दिवस 19 दिसंबर को मनाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। आगे प्रश्न की तरफ भागते चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अपने आप में एक बहुत बेहतर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा, प्रश्न आपके पास से जो भी कहेगा वो इम्पोर्टेंट ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न होता है कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो याद रखें कि भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे भारतीय थल सेना का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। याद रखेंगे नई दिल्ली में है भारतीय थल सेना का क्या मुख्यालय। लेकिन भारतीय थल सेना की कमांड जो है वो 6 रूपों से और एक साथ एक जो है आपका ट्रेनिंग संस्थान भी है, ट्रेनिंग एक कमांडिंग भी है जो कि शिमला में है, उसमें हम बात बता रहे हैं आपको, घबराइएगा मत। प्रशिक्षण जो कमांड है वो शिमला में है। तो भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ मान लीजिए, नीचे वाले को साउथ मानिए, इसको ईस्ट मानिए और इसको वेस्ट मान लीजिए। उसके बाद प्रश्न का आंसर चुनना इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि इसको समझना जरूरी है। याद रखेंगे कि भारतीय जो थल सेना है उसके कमांड 6 रूपों से और एक क्या मैंने बताया प्रशिक्षण कमांड जो कि शिमला में बार बार बता रहा हूँ। नॉर्थ में जो है वो उधमपुर, याद रखेंगे उधमपुर है, याद रखेंगे नॉर्थ में उधमपुर, साउथ में जो होगा वह पुणे होगा, याद रखेंगे साउथ में पुणे, और ईस्ट में कोलकाता, याद रखेंगे कोलकाता, और वेस्ट में कौन है? चंडीगढ़। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले ऊपर उधमपुर या उधमपुर, उसके बाद नीचे पुणे और पश्चिमी जो है वो चंडीगढ़ और पूर्वी क्या है? कोलकाता, याद रखेंगे। उसके बाद प्रशिक्षण कमांड कहाँ है? तो वो शिमला में। अब यहाँ पर कहे कि मुख्यालय कहाँ है पूर्वी कमांड का, तो कोलकाता ऑप्शंस में है ही नहीं, तो उम्मीद करेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। अब थोड़ा सा इनसे जुड़े हुए कुछ बात देख लेते हैं। जैसा कि आपको बताया कि मुख्यालय भारतीय थल सेना का कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब सर्वोच्च कमांडर जो होता है भारतीय सेना का वो वर्तमान का राष्ट्रपति होता है। तो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं महामहिम सुश्री श्रीमती कौन? द्रौपदी मुर्मू, याद रखेंगे ये 15 भी हैं और वो सर्वोच्च कमांडर हैं। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होते हैं भारत के वो कौन है अभी फिलहाल में? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भारत के हैं वो मनोज कुमार पांडे हैं, मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे, याद रखेंगे जनरल मनोज पांडे जो हैं वह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अभी कार्यरत हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन सही बिंदुओं को समझ गए होंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन जबरदस्त प्रश्न है, देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति होने के कई कारण हैं, उसमें से मुख्य और तत्कालीन कारण जो था वह कारतूस वाला जो एनफील्ड जो राइफल्स था उसमें जानवरों की जो है आपको चर्बी मिला करके
और उसको उकसाया गया था। और ऐसे में यह क्रांति शुरू होती है 10 मई 1857 को। आप याद रखेंगे 10 मई 1857 को जो होती है वह क्रांति शुरू होती है मेरठ से, ठीक है। और इस समय भारत के जो गवर्नर होते हैं, वे गवर्नर जनरल जो होते हैं वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। दैट्स राइट, लॉर्ड कैनिंग होते हैं। अब रही बात कि प्रश्न है कि अलग अलग लोगों ने इस सिपाही विद्रोह को अलग अलग रूप दिया था। किसी ने स्वतंत्रता संग्राम कहा था, कुछ मामूली लोगों के द्वारा होने वाली ये आंदोलन कहा था, कुछ लोगों ने कहा था कि पूर्ण रूप से सिपाहियों का विद्रोह था, इसमें देश का नेतृत्व ही नहीं था। तो ऐसे में प्रश्न ये है कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो याद रखेंगे बी डी सावरकर ने तो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये तो बात सही है। बचे अब आपके पास दो ऑप्शंस और सबसे गंभीर तीसरा ऑप्शन यानी चौथा नंबर। तो लॉरेंस, यह एक व्यक्ति है, इन्होंने भारतीय 1857 की क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। इन्हीं के साथ रहने वाले एक सीले जो हैं, लॉरेंस और सीले, इन दोनों लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो 1857 की क्रांति है उसको इन लोगों ने सिपाही विद्रोह पूर्ण रूप से कहा था। ऐसे में आंसर आपके पास क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, क्योंकि लॉरेंस और सीले इन दोनों ने मिलकर के 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि इसको पूर्ण रूप से सिपाही विद्रोह का रूप या नाम दिया था। 9वां नंबर क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है, याद रखेंगे। ये आसान नहीं होता है बीपीएससी, और अगर चाह दीजिएगा तो ज़्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं है, बस लगना पड़ेगा, इसलिए लगातार लगी हमारे साथ। प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाचन की अंतिम उत्पाद क्या है? याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट कई रूपों में पाया जाएगा, जैसे कि मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है, ट्राइसेक्राइड होता है, कई प्रकार के ये रूपों में पाए जाते हैं। तो उसी में से कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन की जो अंतिम उत्पाद है वह कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट की जो पाचन की अंतिम जो है उत्पाद है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो मोनोसेक्राइड इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वें का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। लीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा एक गंभीर क्वेश्चन, इस बार फिर क्वेश्चन आया आपके सामने। शेयर बाजार के मामले में भारत का जापान के बाद विश्व में कौन सा स्थान है? वर्तमान की क्वेश्चन है या एक करंट अफेयर्स की क्वेश्चन से। दोस्तों बात करेंगे शेयर बाजार के मामले में, तो आपने बहुत सुना होगा शेयर इतना लुढ़क गया, शेयर इतने आगे गया, निफ्टी का ये हाल है, ये तो आप जानते ही होंगे, और बीपीएससी की तैयारी अगर करते हैं तो इसको तो जानना ही होगा। शेयर बाजार के मामले में भारत का जापान के बाद विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। एक प्रश्न कंप्लीट हुआ कि भारत का वर्तमान में शेयर बाजार के मामले में चौथा स्थान है, लेकिन इससे पहले तीन कौन कौन है? सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद चीन और उसके बाद जापान है। उसके बाद भारत की नंबर आती है। सबसे पहले कौन? अमेरिका, उसके बाद कौन है? चीन है, उसके बाद जापान होता है। दैट्स वाई एट लास्ट एट ऑन द 4th नंबर अपना इंडिया आता है, ठीक है। अब रहेगी बात कि एशिया में सबसे पहले अगर शेयर बाजार की शुरुआत होती है तो वो भारत में होती है, जिसको हम और आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। तो भारत में पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि शेयर बाजार के मामले में भारत का जापान के बाद विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर सी। ये तो हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, भारत में शेयर बाजार कितने प्रकार के हैं? ये दो रूपों में बटे हुए हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं BSE, याद रखेंगे BSE, और दूसरा है NSE। दोनों का फुल फॉर्म समझिए। BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। NSE को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुरानी कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद दूसरे नंबर कौन थी? NSE अर्थात नेशनल एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंज है। BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो शुरुआत होती है वो 1875 ईस्वी में होती है, ठीक है। और NSE का 1992 ईस्वी की ऐसी बातें बताई गई हैं, ठीक है। अब आइए देख लीजिए, दोनों में अंतर समझिए कि जो पहला जो था BSE, जिसको हम और आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है यह शुरुआत किया गया था एक कपास व्यापारी के द्वारा। याद रखेंगे कपास व्यापारी, याद रखेंगे जब ये 1875 का जो दौर है ना, उस समय रेशम और कपास का अपने आप में एक मतलब अमूल्य स्थान था। तो ऐसे में शेयर बाजार कपास के उत्पादन करने वाले या कपास व्यापारी, जिनका नाम था प्रेमचंद्र और रायचंद, तो प्रेमचंद रायचंद्र के द्वारा 1875 ईस्वी में भारत में स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। शेयर बाजार के मामले में भारत जापान के बाद विश्व में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, दूसरे पर चीन, चौथे पर, तीसरे पर कौन? जापान, और हम लोग चौथे स्थान पर आते हैं। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही क्वेश्चंस, कल इतने ही प्रश्नों के साथ लेकिन डिटेल के साथ आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए जय हिंद।